एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर अपन ने 5 अकाउंट के बारे में बताया था। पहला था रियलाइजेशन अकाउंट था, ठीक है। उसके बाद इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। एक पार्टनर ने लोन दे रखा था फर्म को, एक उसका अकाउंट बनाया था। एक और फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा था, उसका अकाउंट बनाया था। और लास्ट में अपन ने बनाया था कैश अकाउंट। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम अकाउंट बनते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अभी एक इलस्ट्रेशन ये लिया है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आज आपको बताएंगे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। वैसे तो कोई खास ट्रीटमेंट इसके अंदर है नहीं, वैल्यूएशन अपन को गुडविल का करने का ही नहीं, पर गुडविल अगर है पहले से तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा आप समझ लो, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखो गुडविल का ट्रीटमेंट समझ लो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट, गुडविल। यहां पे इतनी कोई जिक्र अपन को करना नहीं है गुडविल के बारे में, बस इतनी सी बात समझ लो कि यहां पे ट्रीटमेंट क्या है गुडविल का, पहले वो समझते हैं। अगर बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल दे रखी है, ऑलरेडी कोई गुडविल है बैलेंस शीट के अंदर, तो उसको अपन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पहला काम तो ये करना है इसके अंदर, ठीक है। एंट्री अपन को पता है कि गुडविल असेट्स होती है। असेट्स को जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो अपन ने एंट्री सीखी है रियलाइजेशन अकाउंट टू गुडविल, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ये पहला पॉइंट है जब आपको बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी हो, ठीक। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसको अपन ने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये हो गया पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर सेकंड ये कह रहा है, अगर गुडविल का कोई पैसा आता है, कोई गुडविल को अपन ने सोल्ड करा और उससे अगर कोई पैसा आता है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ढंग से समझना, इंटेंजिबल असेट्स है। एक पॉइंट यहां पे दिक्कत दे जाएगा, अगर गुडविल को सोल्ड करने से कोई पैसा आएगा तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन होगा। अगर कोई पैसा आता है तो एंट्री सुन लो जरा, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री अपन पोस्ट करेंगे अगर कोई आता है तो पैसा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं। पहला तो अपन ने बोला कि अगर गुडविल पहले से अपन को बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है तो उसको अपन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। नीचे अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है कि गुडविल को अपन ने सोल्ड करा है, इतने रुपए पे दे रखा है, तो अपन ये एंट्री पोस्ट करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन में ये बात लिखी हो कि किसी पार्टनर ने गुडविल को टेक ओवर कर लिया, असेट ले ली। क्वेश्चन के अंदर अगर ये लिखा होगा कि पार्टनर ने गुडविल ले ली, तो एंट्री समझ, असेट ली है और अपन को पता असेट्स के केस में जो कैपिटल होती है कम होती है। एंट्री जरा देखना भैया, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। जी यहां पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तब करेंगे एंट्री जब गुडविल किसी पार्टनर ने ले रखी है। और ये इंफॉर्मेशन ना आपको दिमाग में नहीं रखनी, ये क्वेश्चन में अगर देगा तो इन कंडीशन है, ये कुछ निकलना भी बताऊंगा क्या करेंगे उसके बाद। पहला गुडविल दे रखी है, आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है, पहला पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड है, अगर गुडविल उन्होंने बोला कि सोल्ड करी है और पैसे दे रखे नीचे, तो एंट्री पोस्ट होगी कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन। दे रखी है तो, ठीक है। थर्ड है, अगर उन्होंने नीचे दे रखा है कि किसी पार्टनर ने गुडविल को ले लिया है, तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन। क्योंकि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब कोई पार्टनर फर्म की असेट लेता है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज। कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर, तो हम लोग क्या करेंगे डीआर, एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो भी कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है सारा का सारा रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, सब उसी के थ्रू कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं है, ठीक। ये पॉइंट समझ में आ गया। पहले ट्रांसफर की, ये अगर नीचे दे रखा है सोल्ड की अमाउंट दे रखी होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो ये करना है, क्वेश्चन मतलब गिवन होगा तो करना है, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर ये दे रखा है कि पार्टनर ने लिए तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। पॉइंट नंबर 4 है, क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ना पार्टनर ने लिए ये गिवन है, ना ये गिवन है कि उसको बेचा गया, कुछ गिवन नहीं है। जीरो वैल्यू ट्रीट करेंगे, कुछ नहीं करना इसका। माना जाता है इंटेंजिबल असेट्स के बारे में अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो उसको ट्रीट करते हैं जीरो, उसकी वैल्यू करते हैं निल, तो हमें कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। ये गुडविल के लिए बारे में बात कर रहा हूं ना, सेम ऐसी पेटेंट के बारे में, मतलब इंटेंजिबल असेट्स के बारे में बात है पूरी। अगर देखो पहले कोई दे रखी गुडविल तो अपन ने एंट्री पोस्ट करी, अगर हमको अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखी बैलेंस शीट के अंदर तो अपन ने पहले उसको ट्रांसफर कर दी, करनी पड़ेगी आपको ट्रांसफर, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि उसको बेचने से कोई पैसा आया तो एंट्री कैश टू बैंक टू रियलाइजेशन हो गई,
कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन। अगर ये दे रखा है क्वेश्चन में कि किसी पार्टनर ने ले ली तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, कुछ भी नहीं दे रखा, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको अपन जीरो ट्रीट करेंगे, कोई पैसा इसका नहीं आया। अब ये गुडविल के लिए बोल सकते हैं, और जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होंगी सबके लिए ये रूल फॉलो होगा। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स होगी ट्रांसफर करेंगे, बेचने के लिए बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो इसको एंट्री करेंगे, पार्टनर ने ले रखी होगी तो इससे को एंट्री करेंगे, कुछ भी नहीं दे रखा होगा तो जीरो ट्रीट करेंगे। ये है, और इसमें कुछ नहीं है, सबसे सिंपल चैप्टर, सबसे इजी, इसमें ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट अपने को करने नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन ही नहीं करवाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो ये सारी की सारी थी गुडविल का ट्रीटमेंट की 4 एंट्री थी, मतलब एक में तो होती नहीं है, 3 बता दी है। ठीक है, अब इसका एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। यहां तक क्लियर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? तो ठीक है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ढंग से समझना, इसमें कुछ अलग ट्रीटमेंट है। लिखा हुआ है एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। 3 पार्टनर एबीसी 3:2:1 में पार्टनर है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि यहाँ पे फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस डेट पे फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है उस डेट की बैलेंस शीट आपके लिए गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्रेडिटर्स गिवन है, मिसेज ए लोन गिवन है और एज लोन गिवन है, दोनों में डिफरेंस समझ लो। ये मिसेज ए लोन जो है वो एक ही वाइफ का लोन है, और एक ही वाइफ जो है वो इसमें पार्टनर नहीं है, तो ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। समझना पहले बात को, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है, कंफ्यूजन मत कर देना इस बात को कि किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है तो वो पार्टनर का लोन माना जाता है, नहीं माना जाता भाई, आउटसाइडर लोन है। बात समझ में आ गई? तो इसको आप ट्रीट ना करें। ठीक है, ये पार्टनर का लोन है। अब तुम कहोगे सर आपने इतना जोर क्यों दिया इस बात पे? इसलिए दिया क्योंकि हमको ये बात अच्छे से पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में 5 चीजें नहीं जाती। कैपिटल अकाउंट नहीं जाता, पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं जाता, करंट अकाउंट नहीं जाता, रिजर्व्स नहीं जाते, यानी प्रॉफिट लॉसेस नहीं जाते, और नहीं जाता कैश एट बैंक। ठीक है, तो इसीलिए इस पे ध्यान दिया गया है, क्योंकि जो मिसेज ए लोन है ये तो जाएगा, क्योंकि ये आउटसाइडर लोन है, ये कोई पार्टनर का लोन नहीं है, लेकिन जो ए लोन है ये नहीं जाएगा। आगे बात समझ में? इसलिए इस पे ध्यान दिया गया था। आगे चलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके, लेक्चर डल चुका है इसका। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है, ये तो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, सीधा रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। बात समझ में आ गई? कैपिटल दे रखी है ए, बी और सी की, उसके बाद बैंक बैलेंस दे रखा है, डेटर में से पीवीडी लेस करके दिखा रखा है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट और गुडविल है, ये हमको दे रखी है। अब देखो आ गई गुडविल इसमें। ठीक है, इसको रियलाइजेशन में तो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करने के बाद जो आगे की जो एंट्री हमने बताई थी वो तब है उस कंडीशन पे जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी। बात समझ में आ गई? स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। लिखा हुआ है ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू, यानी कि ए जो है उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया 25% मोर देन द बुक वैल्यू, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारे 20,000 है ना, इसका 25% आएगा 5,000, इसने ले लिए 25,000 मोर देन, यानी 25,000 पे ले लिए। बात समझ में आ गई? जब कोई पार्टनर असेट को लेता है तो अपन को पता है एंट्री क्या करते हैं, क्योंकि सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी होंगी, तो एंट्री अपन यहां पे पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? इन्वेस्टमेंट 25,000 से। ठीक, क्लियर है पॉइंट? उसके बाद आगे चलते हैं, बी टुक ओवर डेटर अमाउंटिंग टू ₹5,000 एट ₹4,000। बी ने क्या करा? डेटर लिए, ढंग से समझना, बी ने क्या करा? डेटर टुक ओवर करे, डेटर लिए 5,000 के जो डेटर थे ना उसने 4,000 रुपए में लिए, समझना। तो जितने में लिए हमें उतने से एंट्री करनी है। इस रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस पे आपको ध्यान नहीं देना, वो ऑटोमेटिकली अकाउंट सेट ऑफ करता है। बात समझ में आ गई? आप उसको खुद करके देखोगे, डीआरसीआर ऑटोमेटिकली सेट ऑफ करता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कितने रुपए में सोल्ड हो रहा है, कितने रुपए में पार्टनर ले रहा है। इसने 5,000 के डेटर 4,000 मिली है, हम 4,000 से एंट्री पोस्ट होगी इसकी। बात समझ में आ गई? एंट्री होगी 20 कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, क्योंकि असेट से टेक ओवर करिए। बात समझ आ रही है आपको अच्छे से? ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने कहा रिमेनिंग डेटर से पैसा रियलाइज्ड हो गया, यानी कि ₹75% हो गया, यानी कि जो रिमेनिंग डेटर रह गए उससे 75% अमाउंट आ गया। अब कैसे समझते हैं? देखो यहां पे डेटर यहां पे 15,000 के 15,000 के डेटर में से 5,000 के डेटर तो खत्म, मान लिया ये डेटर, देखो यहां पे पहले 15,000 के डेटर है, इसमें से 5,000 के डेटर जो थे वो बी ने ले लिए 4,000 में, तो कोई बात नहीं, डेटर तो 5,000 खत्म ना पूरे। अब रिमेनिंग डेटर रह गए केवल 10,000 के। बात समझ आ गई? और इसको कितने पे लिया है? 75% पे रियलाइज करते, मतलब सोल्ड करते, मतलब इसके पैसे आ गए, डेटर से इसको सोल्ड नहीं करते, डेटर से पैसा आएगा। ठीक है, 75% अमाउंट रियलाइज हो गया उनसे, यानी कि 7500। बात समझ आ गई? डेटर का पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इन्होंने आगे बोला है कि प्लांट को सोल्ड कर दिया गया 40,000 में, तो जैसे बोला है वैसे हम करेंगे।
उसके बाद लिखा हुआ एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट ₹2,1000। कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन नहीं है कि ये एक्सपेंसेस किसने करा है। तो जब अपन ने रियलाइजेशन की एंट्री ली थी तो वहां पे एक्सपेंसेस के लिए 4 पॉइंट बताए थे, दोबारा रिकॉल कर देते हैं। एक बार होता है कि फर्म पेड करती है रियलाइजेशन, एक बार होता है पार्टनर पेड करता है, एक बार होता है पार्टनर के ब्याह पे फर्म पेड करती है, और एक होता है प्राइवेटली। और जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये माना जाता है कि रियलाइजेशन के जो खर्चे हैं वो फर्म ने करे। तो यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये खर्चा फर्म ने करा है। बात समझ में आ गई? उसके बाद चलते हैं आगे। लिखा हुआ इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर इज अ लायबिलिटी फॉर ₹5,000 फॉर डैमेजेस ऑफ विच ऑल्सो हैड टू बी पेड। अब यहां पे देखो क्या पॉइंट आया है। क्वेश्चन था बहुत सारे बच्चों का, अनरिकॉर्ड असेट्स का और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी का। उस पॉइंट को भी इसमें समझ लो। कोई डैमेज है 5,000 रुपए का हुआ, लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी, पेमेंट भी कर दिया। बात समझ, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी कहते हैं। ये रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब हमको क्या करना है, हमें लायबिलिटी तो रिकॉर्ड करनी नहीं है। बात समझना, हमें लायबिलिटी तो कोई रिकॉर्ड करनी नहीं है। लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो एंट्री करनी है, बस पेमेंट की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश टू बैंक, केवल 5,000 से बस। बात समझ में आ रही है? अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को अगर पेड करना है तो एंट्री करनी है। और यहां पे एक पॉइंट समझ लो, ये क्वेश्चन कैसे आपको धोखा दे सकता है। यहां पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, जैसे ये लिखा हुआ है इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर इज अ लायबिलिटी 5,000 फॉर डैमेजेस, बस यहां तक लिखा होता और ये लाइन नहीं होती तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी पेड करने के लिए बोला है क्या, तो हम करते ही नहीं। लेकिन इसने बोला है विच आल्सो हैड बीन पेड, मतलब कर दी है तो इसकी अब एंट्री हमें करनी पड़ती है रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश टू बैंक। ठीक है, 5,000 से, क्योंकि पेड कर दी है। इंफॉर्मेशन नहीं होती पेड की, कुछ नहीं करना। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी? लेकिन अभी पेड करनी। अनरिकॉर्ड असेट से बेचने से पैसा आएगा तो एंट्री होगी। अनरिकॉर्ड असेट्स को बेचने से अगर पैसा आएगा तो एंट्री होगी, नहीं तो नहीं करनी। भले नीचे दे रखी है अनरिकॉर्ड असेट्स। बात समझ आ गई? ऐसी सेम है अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को पेड करना है तो अपन लेंगे रियलाइजेशन में, नहीं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? इसकी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। नीचे लिखा हुआ प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट बनाना है, तो देखो हम सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको आप देखो किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें कुछ नई चीजें आएंगी वो भी देख लेंगे अपन। रियलाइजेशन अकाउंट, इसको अच्छे से समझना आप लोग। ठीक, यहां पे देख लो, ये बिल्कुल आ रहा है क्या? ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट देख लो, एक मिनट देख लो। पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था जब हमने लास्ट क्वेश्चन भी लिया था, सबसे पहला बैलेंस शीट पढ़ेंगे और बैलेंस शीट के आइटमों को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चलेंगे। यहाँ पे पॉइंट अलग हैं करने के। तो सबसे पहले अपन को ये बात पता है कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं होती। अगर बच्चों को ये बात पता होती है तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। 5 चीजें नहीं जाती, हमें पता, हमें वो याद रखनी है जो नहीं जाता, बाकी तो सब जाएगा। अब सुनो, बैंक बैलेंस पता नहीं जाता, डेटर तो जाएंगे। और जब हम किसी असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, एंट्री पोस्ट होती है रियलाइजेशन अकाउंट DR टू असेट्स। तो रियलाइजेशन के में यहाँ पे 2 असेट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डेटर, और डेटर लिखेंगे 15,000 का, क्योंकि इसका जो पीवीडी है वो हैंड टू हैंड ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय पीवीडी, क्योंकि लायबिलिटी साइड चला जाता है रिजर्व। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद अपन करेंगे स्टॉक। टू स्टॉक दे रखा है अपने को 80,000 का। उसके बाद अपन बात करेंगे टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दे रखे अपने को 20,000 को अपन ने ट्रांसफर कर दिया। इन्वेस्टमेंट के बाद अपने को दे रखा है प्लांट, तो यहां पे लिखेंगे 2 प्लांट 75,000। उसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पे गुडविल। अब आ गया देखो पॉइंट गुडविल का। अब मैंने क्या बोला था, अगर गुडविल आपको पहले से ऑलरेडी बुक में है, यानी गिवन है अपने को बैलेंस शीट में, तो अपन को ट्रांसफर करना है। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी नीचे, तो अब हम इसका कुछ नहीं करेंगे, बट ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। इसकी वैल्यू 0 मानी जाएगी। अब बात समझ में आई? देखो गुडविल ये रही, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है नीचे। ठीक है, तो ट्रीट करेंगे 0। बताया था ना, क्योंकि अगर नीचे, अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो नीचे देगा। अब यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन इसने नहीं दी तो इसको ट्रीट करेंगे 0, लेकिन हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख दिया जी अपन ने 2 गुडविल। बात समझ आ गई? 35,000 की। यहाँ तक किसी को परेशानी है? ठीक है, ये अपन ने असेट ट्रांसफर कर दिया। अब लायबिलिटी में देखते हैं क्या क्या जाएगा। क्रेडिटर गया, यहाँ पे कंफ्यूजन था जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, क्योंकि पार्टनर की वाइफ का लोन है, आउटसाइडर लोन है, ट्रांसफर करना पड़ेगा। एज लोन नहीं जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे पहले बात कर लेते हैं सर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो अपन ने जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझाया था तो ये बात बोली थी कि जितनी लायबिलिटी पेड होगी, मतलब क्लेम हुई है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में, उतनी ही हमें कहां पे ट्रांसफर करनी है, रियलाइजेशन में। लेकिन यहाँ पे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, देख लो, कोई क्लेम नहीं है। पूरे क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर लायबिलिटी क्लेम हुई होती, मान के चलो 10,000 की, तो हम यहाँ पे कितना ले जाते? 10,000। बात समझ में आ गई? जितनी लायबिलिटी क्रिएट होगी हमें उतना लेके जाना है रियलाइजेशन में। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो
पहले अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, जब लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में एंट्री पोस्ट होती है लायबिलिटीज अकाउंट DR2 रियलाइजेशन बाय लायबिलिटी। तो सबसे पहले लिख रहे हैं अपन लोग बाय क्रेडिटर 18,500 का। क्रेडिटर के बाद अगर अपन बात करें तो मिसेज ए लोन जाएगा बाय मिसेज एज लोन, और कितने का दे रखा है अपने को, दे रखा है 8,000 का। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जाएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जाएगा बाई IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7,500 का। बात समझ में आ गई? ये 5,000 है, तो एज लोन 5,000 है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ लोग जब हम क्लास ले रहे हैं और फिर कुछ करते हैं ना तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए पॉइंट में थोड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, IFR हो गया 7,500। ठीक है, उसके बाद अपन ने सारी की सारी चीजें ट्रांसफर कर दी, असेट ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, ये तो काम कर दिया अपन ने बैलेंस शीट। अब अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट अब करते चलेंगे। एंट्रीज बताई थी असेट्स को सोल्ड करने की, लायबिलिटी को पेमेंट कराने की। तो पहले यहाँ पे असेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सुनो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए took over the investment at 25% more than the book value, यानी कि इन्वेस्टमेंट को 25% मोर देन पे लिया है ए ने, और ए जब कोई असेट लेगा तो एंट्री पोस्ट होगी एज कैपिटल अकाउंट DR2 रियलाइजेशन। ये सबको बात समझ में आ रही है? तो अपन रियलाइजेशन में यहां पे देखो क्या लिख रहे हैं, बाय एज कैपिटल अकाउंट। अच्छे समझ में आ गई? सुनो 25% मोर देन बुक वैल्यू, जरा देख लो इन्वेस्टमेंट है 20,000 के, 20,000 का 25% निकालेंगे 5,000 होता है, ऐड करके 25,000 लिया है। प्रॉफिट लॉस से आपको लेना देना नहीं, ऑटोमेटिकली अकाउंट सेट ऑफ करता है, आपको तो सिर्फ ये देखना है कितने रुपए में लिया है। अगर समझ में 25,000 में लिया है, यहां पे लिख दिया 25,000। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब आ जाते हैं सब डेटर पे। यहां लगा बी ने टेक ओवर करे डेटर 5,000 के कितने रुपए में, 4,000, तो जितने में लिए ना हमें सिर्फ उतने से मतलब है। एंट्री पोस्ट होगी बीस कैपिटल अकाउंट DR2 रियलाइजेशन बाय बीस कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, यहां पे लिखेंगे डेटर टेकन ओवर। ठीक है, 4,000 की। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? प्रॉफिट लॉस से आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अकाउंट सेट ऑफ करेगा। उसके बाद इन्होंने कहा रिमेनिंग जो डेटर है उनसे 75% रियलाइज हो गया, पैसा आया। ठीक है, अभी इससे बाद में बात करेंगे। प्लांट को सोल्ड करा, इससे भी पैसा है अभी। ठीक है, और एक्सपेंसेस वगैरह हुए, ये सब कुछ दे रखा है। डन। अच्छा, ये तो हो गया। अब जब हमें असेट सोल्ड करने से पैसा आएगा तो उसकी क्या एंट्री करेंगे वो अपन को पता है, अपन करते कैश या बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन। लेकिन अब तुम्हें एक बात और बता दूं, कंफ्यूजन मत हो ना, कैश यूज करना है या बैंक यूज करना है। बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है, सारे ट्रांजैक्शन बैंक से करेंगे। बैलेंस शीट में कैश दिख रहा है, सारे ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन मत करना। बात समझ आ गई? अब बैंक से होगा, एंट्री हो गई बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन। मैंने यहां पे लिखा बाई बैंक, अच्छे से समझ लेना इसको। इसमें एक तो अपन लिखेंगे सब डेटर, डेटर के बाद स्टॉक। ठीक है, ढंग से समझना, इसमें और भी बहुत सारी नई चीजें। तो डेटर 75% रिमेनिंग, तो देखो डेटर थे हमारे कितने के, 15,000 के, 5,000 के तो गए, क्योंकि 5,000 के डेटर उसने 4,000 में ले लिए, बचे 10,000, उसका 75% रियलाइज हुआ 7,500। तो डेटर में लिख दिया जी 7,500। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? उसके बाद बात करते प्लांट को सोल्ड कर दिया गया 40,000 में, और स्टॉक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इसने अभी दी नहीं है, तो स्टॉक को भी बाद में बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं प्लांट के बारे में। तो प्लांट जो लिया वो लिया 40,000। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? यानी एक तो अपने डेटर का पॉइंट कर दिया, एक अपने प्लांट कर दिया। अब एक बात समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसने इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे बात कह दी, इसने प्लांट के बारे में यहाँ बात कह दी, और इसने हमसे क्या बोला, ये जो गुडविल है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ट्रीटेड जीरो कर लिया। बात समझ में आ गई? उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टॉक। तो स्टॉक के बारे में देखो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इसने ले लिए थे, बी ने डेटर। अब इसमें स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पॉइंट आप समझ लीजिए। जब कोई असेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी कि इसको कितने रुपए में सोल्ड किया गया, तो हम इसको अजम्पशन लेते हैं कि इसको बुक वैल्यू पे सोल्ड किया गया। बुक वैल्यू पे, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। देखो, पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये नहीं गिवन कि स्टॉक को कितने रुपए में सोल्ड करा है, तो हम तो ये मान रहे कि जितनी बुक वैल्यू है ना उतने में सोल्ड कर दिया। यहां तक बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना, कि जो भी असेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो। देखो, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया इसने, प्लांट के बारे में बता दिया, गुडविल के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो ट्रीटेड जीरो करते हैं। डेटर का इसने बता ही दिया, और रह गया स्टॉक। लेकिन इसमें स्टॉक के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो स्टॉक बेचा तो होगा ना, तो ये माना जाता है जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है नीचे, तो जो भी असेट रहेगा ये रिमेनिंग, उसको बुक वैल्यू पे ही बेचा है। तो बुक वैल्यू इसकी कितनी, 80,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 80,000 स्टॉक। बोलो, ये बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? तो देखो, इसमें बहुत, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। डेटर का लिख दिया, अपन ने प्लांट लिख दिया, और अपन ने लिख दिया स्टॉक। ठीक है, इसको ऐड करेंगे अपन, कितना आ रहा है, 80 और 40 1 20, 1,27,500। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? अब आ जाती है जी लायबिलिटी के बारे में। देखो, इसने यहाँ पे बोला एक्सपेंसेस करें 1,000 रुपए के, एक इसके बारे में दे रखा है, और एक इसने हमको ये दिया कि लायबिलिटी का पेमेंट करें डैमेजेस का 5,000 का। डन। क्रेडिटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है,
ठीक है। मिसेज ए के लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अपन ने बता दिया था, लायबिलिटी के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो जितनी लायबिलिटी है बुक वैल्यू पूरी की पूरी पेड करी जाती है, पूरी की पूरी। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पे देखो क्रेडिटर 18,500 की ये पेड करेंगे, मिसेज ए का लोन 5,000 ये पेड करेंगे, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 1,000 इसे पेड करेंगे और 5,000 का डैमेजेस पेड करेंगे। एंट्री जब कोई लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, क्योंकि यहाँ पे बैंक दे रखा है इसलिए, तो यहाँ पे लिख दिया हमने टू बैंक, ठीक है, अंडरलाइन करी। यहां पे लिख दिया जी क्रेडिटर, फिर यहां पे लिख दिया मिसेज ए लोन। अब देखो क्रेडिटर दे रखे 18,500 की, ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमको यहां पे दे रखा है मिसेज ए लोन 5,000। बात समझ आ गई? ठीक। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस खर्च हुए इन्होंने 1,000 के, उसको हम चाहे तो अलग से दिखा सकते हैं और चाहे तो इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि पूरा बैंक से ही पेड करना है। तो हम यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे इन्होंने करा है एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 की, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो डैमेजेस के 5,000 पेड करें वो भी लिख देते हैं डैमेजेस के 5,000, ठीक है। ये अपन ने कर दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। सारी की सारी पहले असेट ट्रांसफर करी, लायबिलिटी ट्रांसफर की, असेट्स के बारे में जो बताया था अपन ने वो वाला पॉइंट कर दिया। उसके बाद जितने अपन ने रियलाइज्ड हुई अमाउंट वो कर दिया। डेटर प्लांट और स्टॉक से, स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो अभी मैंने बता दिया है कि जब भी कोई असेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं हो तो बुक वैल्यू पे ले लेना। गुडविल की वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ट्रीट एज अ जीरो, ठीक है। और ये गुडविल के लिए नहीं है, इंटेंजिबल असेट्स के लिए, पूरी इंटेंजिबल असेट, चाहे वो पेटेंट हो चाहे ट्रेडमार्क हो चाहिए गुडविल हो, ठीक है। बात समझ आ गई? लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, पेड करा दिया, ठीक है। यहां पे बोला था 1,000 के एक्सपेंसेस है, पेड करा दिए, फर्म पेड करेगी जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक डैमेजेस के 5,000 आए और वो भी पेड कर दी, तो वो दिखा दी। बात समझ में आ गई? सारे काम कंप्लीट हो चुके, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे। पहले इसका टोटल कर देते हैं एक बार। 18,500 प्लस 5,000 प्लस 1,000 और प्लस 5,000, ये आ रहा है टोटल 29,500, ठीक है। ये अपन ने कर दिया। अब इसका प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल करते हैं एक बार, पहले डीआर साइड का फिर सीआर साइड करेंगे। 15,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 75,000 प्लस करेंगे 35,000 प्लस करेंगे 29,500। इधर की साइड का जो टोटल आ रहा है 2,54,500 आ रहा है, ठीक है। इधर की साइड का टोटल कर लेते हैं। 1,000 प्लस करेंगे 18,500 प्लस करेंगे इसमें 5,000 प्लस करेंगे इसमें 7,500 प्लस करेंगे 25,000 प्लस करेंगे इसमें 4,000 और प्लस करेंगे इसमें 1,27,500। इधर की साइड का टोटल आ रहा है 1,88,500। यहां का टोटल आ रहा है ये। आगे का नहीं समझ में? इसका मतलब हमारा डीआर साइड तो आ रहा है ज्यादा और सीआर साइड आ रही है हमारी कम, इसका मतलब हमें लॉस है। आगे बात समझ में? हमें क्या है? लॉस। अब कितने का लॉस है वो देख लेते हैं। 2,54,500 में से इसको लेस कराएंगे, 66,000 का हमें आ रहा है लॉस। यहां पे लिखेंगे जब रियलाइजेशन में लॉस आता है तो अपन को पता है एंट्री क्या पोस्ट करते हैं, एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन। तो यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये ए बी और सी है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमको दे रखा है। 66,000 का अपने को लॉस है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ठीक है। 66,000 में 6 का डिवाइड देंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, तो इसका आएगा ए का 33,000, बी का आएगा 22,000 और इसका आएगा 11,000 और ये दोनों साइड का अपन टोटल कर देंगे 2,54,500। 2,54,500 इसका टोटल कर दिया। ये रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या करा है? सारी की सारी असेट ट्रांसफर करी, लायबिलिटी ट्रांसफर करी, असेट्स का पेमेंट जो रिसीव्ड हुआ वो, और जो हमने लायबिलिटी का पेमेंट कराया। अच्छा, असेट्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, स्टॉक के बारे में तो बता दिया। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो बुक वैल्यू पे आपको लेने का है कि इतने रुपए पर अपन ने सोल्ड करी है। इंटेंजिबल असेट्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो कुछ करना है, नहीं तो उसको जीरो ट्रीट करना है। जैसे गुडविल थी और इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं था तो जीरो ट्रीट करा, कुछ भी नहीं करा, लेकिन ट्रांसफर करिए। बात समझ आ गई? यहां पे लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो जो बुक वैल्यू होती लायबिलिटी पेड करानी ही करानी है आपको। बात समझ में आ गई? ठीक है। यहां पे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फर्म पेड कराती है, डैमेजेस का था और वो भी पेड कराती है तो वो भी कर दिया। अनरिकॉर्ड है ये वाला, क्योंकि रिकॉर्ड होता बैलेंस शीट में होता, जो चीज बैलेंस शीट में नहीं है वो सब अनरिकॉर्ड है। बात समझ में आ गई? ये सब कुछ करने के बाद 66,000 का लॉस आया जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब रियलाइजेशन में लॉस आता तो एंट्री अपन पोस्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू रियलाइजेशन, तो एस कैपिटल अकाउंट ईयर, बीस कैपिटल अकाउंट ईयर, सीस कैपिटल अकाउंट ईयर टू रियलाइजेशन, तो बाय कैपिटल अकाउंट। ठीक, आई होप की रियलाइजेशन अकाउंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट है क्योंकि पार्टनर ने असेट्स लिए, ठीक है, उसको अपन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तीन पार्टनर है ए बी सी, इधर तक जा रहा है क्या देख लेना एक बार।
ठीक है, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। देखो जैसे अपन ने पार्टनर्स कैपिटल सारे चैप्टर्स में पढ़ा है ना, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, ठीक है, वैसे ही बनता है ये। लेकिन इसमें क्या होता है, कैरेट डाउन नहीं निकालते, क्योंकि अपन अगर डिसोल्यूशन चल रहा है यहाँ पे फाइनल पेमेंट होता है, बस इतनी सी बात है। या तो उनसे पेमेंट मंगाया जाता है या उनको पेमेंट किया जाता है, और यहाँ पे कोई तीसरी बात करते भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे अपन ने लिखा सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो देखो ए का बैलेंस, बी का बैलेंस और सी का बैलेंस दे रखा है। ए का बैलेंस है 60,000, बी का दे रखा है 56,000 और सी का जो दे रखा है वो अपन को दे रखा है 40,000। ये अपन ने बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे पहले ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, जैसे अपन ने हर चैप्टर में करते हुए हैं। उसके बाद अपन का जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस आता है ना, उसको ट्रांसफर करते हैं। जैसे वहां रिवैल्यूएशन का आता था या रियलाइजेशन का आता है, यहाँ पे आया लॉस, तो अपन लॉस को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे आएगा जी टू रियलाइजेशन, ठीक है। ए का तो आया था 33,000, बी का आया था 22,000 और सी का आया था 11,000। ये 2 पॉइंट पहले अपन ने कंप्लीट करे। पॉइंट नंबर 3 रियलाइजेशन में पार्टनर ने असेट ली थी, यानी कि ए ने तो लिया था इन्वेस्टमेंट, तो 25,000 रुपए में लिया था। वहां पे अपन ने एंट्री क्या पोस्ट करके आए, तो सुन लो, एंट्री पोस्ट करी थी एस कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर किया ए ने 25,000 का। डन, बस समझ में आ गई, क्योंकि इससे कैपिटल कम होगी ना इसकी, अभी तो बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी ने डेटर लिए थे 4,000 के, तो इसको भी कम करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ये डेटर लिए बी ने 4,000 में, ठीक। 2 पॉइंट कंप्लीट कर दिए। इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन तो थी नहीं, बात समझ में आ गई। अब अपन आएंगे बैलेंस शीट में। अब ये देखेंगे कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है, तो देखो एक रिजर्व दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इससे रिलेटेड कोई क्लेम तो हुआ नहीं था। तो मैंने बोला था जितना क्लेम होता है उतना तो रियलाइजेशन में जाता है, और कोई भी क्लेम नहीं होगा तो पूरा का पूरा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे लिखेंगे बाय WCR, ठीक है। तो ये 30,000 का है, 30,000 में अपन 6 का डिवाइड देंगे, 6 5 30, 5 3 15, 15,000, 5 2 10 और 5 1 5। ये हमने ट्रांसफर कर दिया 15,000, 10,000 और 5,000। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, तो ये ट्रांसफर कर दिया। और इसके अलावा और कोई रिजर्व अपने को यहाँ पे दिख नहीं रहा। सारे के सारे पॉइंट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन को उनका फाइनल पेमेंट कराना है, ए का, बी का और सी का। बात समझ आ गई। अब लोन अकाउंट जो है वो अलग से बनेगा, जैसे इसका लोन है ना एज लोन, इसका अपन अकाउंट अलग से बनाएंगे, यहां नहीं बनाना, ठीक। अब जरा देखो कितना इनका फाइनल पेमेंट बनना है, वो एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे देखो एक ही बात करें, 16,000 और 15,000 यहाँ था 75, ठीक है। 75 में से इसका गया 33,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 25,000, तो ये इसका जो पेमेंट बनता है ना टू बैंक से बनता है केवल 17,000, 17,000 रुपए का पेमेंट हमें करना पड़ेगा ए को, ठीक है। बात समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, बी के बारे में। बी का दे रखा है 56,000, प्लस करेंगे इसमें 10,000, तो ये आ रहा है इसका 66,000। इसमें से माइनस कराएंगे इसका 22,000, इसमें से माइनस कराएंगे इसका 4,000, तो ये आएगा इसको पेमेंट जो कराना है वो कराना है 40,000 का, टोटल करेंगे 66, ठीक। फाइनल पेमेंट है, टू बैलेंस कैरेट डाउन नहीं निकालते हैं, पर टू बैंक फाइनल पेमेंट कराना है। सी का देखो यहाँ पे आ गया 45,000, 45,000 में से इसके लेस करा देंगे 11,000, ठीक है। 11,000 इसके लेस कराएंगे तो इसका जो फाइनल पेमेंट बनेगा वो बनेगा 34,000 का, ठीक है। ये इनके फाइनल पेमेंट है 17,000, 40,000, 34,000, ठीक। ये अकाउंट बनाया, बैलेंस डाला, WCR का समझा दिया, उसके बाद अपन ने रियलाइजेशन के लॉस को ट्रांसफर कर दिया, इसने इन्वेस्टमेंट लिया, इसने डेटर लिया, ये ट्रांसफर हो गए, और बैंक से फाइनल पेमेंट बना 17,000, 40,000, 34,000, ए का, बी का और सी का, ठीक है। अब जरा देख लो एक बार ए के लोन को देख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे एज लोन, ये सारा काम जो कर रही है वो फर्म कर रही है, तो फर्म ने अकाउंट बनाया ए का, ए के लोन का, तो वो जरा देखो फर्म की लायबिलिटी है पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट, फर्म की लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज बैलेंस आर सीआर, ओपनिंग बैलेंस जाएगा भैया इसका बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जाएगा, एज लोन है 8,000 का, तो अपन ने यहाँ पे 8,000 ट्रांसफर कर दिया, और फर्म को ये लायबिलिटी पेड करनी पड़ेगी, एंट्री फर्म पोस्ट करेगी एज लोन अकाउंट दिया टू बैंक, तो यहाँ पे लिख दिया जी टू बैंक, कितना 8,000, अकाउंट हो गया जी क्लोज। ये वाला 8,000 देन 8,000, ये आ गई जी खत्म। ये लोन अकाउंट है और इससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल। बच्चे इसमें खूब नंबर गेन करते हैं, 6 नंबर का तो 6 नंबर आते हैं, 8 नंबर का तो 8 के आते हैं, 4 नंबर का चैप्टर तो 4 नंबर के आते हैं। अलग अलग बोर्ड के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग अलग नंबर है, ठीक है ना। CBSE में अलग नंबर से और लोकल बोर्डों में अलग नंबर से। ये फाइनल पेमेंट क्या कर दिया, और ये अपने एज लोन में। बात समझ आ गई। आयो कि आपको पार्टनर्स कैपिटल और एज लोन अकाउंट समझ में आ गया होगा। बनाएंगे अपन बैंक अकाउंट, तो अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एज लोन अकाउंट आपको बता दिया, यहाँ पे फाइनल पेमेंट करा दिया है, यानी इसको लिख लेते हैं एक बार। ए का 17,000 है और इसका बी का 40,000 है और इसका 34,000 है।
ठीक है, ये 3 पेमेंट इनको कर दिए और अपन ने एज लोन पेमेंट करा दिया 8000। अब इसका बैंक अकाउंट देखना वो कितना इंपॉर्टेंट है वो देखिए। और बैंक अकाउंट अपना इक्वल आ जाता है ना, तो ये मान के चलते हैं अपन क्वेश्चन एकदम सही है अपना, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट तो बनती नहीं है, बैंक अकाउंट बनता है। और चैप्टर में तो अपन ने क्या बैलेंस शीट का टोटल करा था कि बराबर आता है तब सही होता है। यहाँ पे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी फाइनल लास्ट में बनता है वो बराबर आना चाहिए, और एक कैश और बैंक ही बनते हैं लास्ट में। ठीक है, अब जरा एक मिनट कैश का और बैंक अकाउंट देखो, आप अकाउंट देखो, बैंक अकाउंट देखो, सबसे पहले बैंक हमारी असेट्स है और असेट्स का बैलेंस होता है डीआर। तो अपन यहां पे लिखेंगे सबसे पर्टिकुलर देन अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट। यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 दे रखा है, 1000 यहां लिख दिया। पहला पॉइंट अपन ने यहां पे लिख दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक, उसके बाद अपन को चलना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट में अपन ने कितने रुपए का पेमेंट करा है तो उसकी एंट्री, और कितने रुपए हमें रिसीव्ड उसकी एंट्री। जब हमने असेट्स को सोल्ड किया था तो अपन ने एंट्री पोस्ट कराई थी बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, तो बैंक के अकाउंट में टू रियलाइजेशन। ठीक है, यहां पे लिखेंगे असेट्स। अब कितने रुपए आए थे वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। असेट से अपने पास आए थे 1,27,500। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद अपन ने पेमेंट कराया था लायबिलिटी का। अब लायबिलिटी का जब पेमेंट कराया था तो एंट्री पोस्ट होती है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बैंक के अकाउंट में बाय रियलाइजेशन। ठीक, देख लेते कितने का पेमेंट कराया था। अपन ने कराया था 29,500 का। ठीक है, ये अपन ने पेमेंट कराया था। ये असेट्स का हो गया और ये हमारा लायबिलिटी का हो गया। ठीक, बात समझ आ गई। उसके बाद अपन ने बनाया था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपने को पता है 17,000, 40,000 और 34,000 रुपए अपन ने उसको पेमेंट करना है। और एक अपन ने बनाया था किसका, एज लोन अकाउंट। जब एज लोन अकाउंट पेमेंट किया था तो एंट्री पोस्ट हुई थी एज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बाय एज लोन, बाय एज लोन यहां पे करा था उनका 8,000 का पेमेंट। ठीक है, ये रहा 8,000, ये पेमेंट कर दिया। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करा, एंट्री पोस्ट हुई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक, यानी एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, सीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक। तो यहां पे लिखेंगे बाय एज कैपिटल, बाय बीस कैपिटल और बाय सीस कैपिटल। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया और तीनों की अमाउंट लिख देना। इसका 17,000 का पेमेंट है, इसका 40,000 का पेमेंट है, इसका 34,000 का पेमेंट है। दोनों साइड देखेंगे कितना रहा, 1,28,500 है इधर का चेक कर लेते 29,500 प्लस करेंगे 8,000 प्लस करेंगे इसमें 17,000 प्लस करेंगे इसमें 40,000 और इसमें ऐड करेंगे 34,000। तो ये अपना टोटल आ रहा है इसका 1,28,500, यानी कि इसका अपना जो बैंक अकाउंट है वो इक्वल आ गया। ठीक है, इसमें अपन ने क्या करा सुन ली। सबसे पहले बैलेंस डाला, रियलाइजेशन से जो अपन ने असेट्स को बेचा सोल्ड करा उससे पैसे आए, एंट्री पोस्ट हुई है बैंक टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी का पेमेंट करा तो एंट्री पोस्ट करी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बाय रियलाइजेशन। उसके बाद फिर अपन ने एज लोन पेमेंट करा तो एंट्री पोस्ट करी एज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बाय एज लोन। और उसके बाद कैपिटल का पेमेंट करा पार्टनर का एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, सीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बाय एज कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीस कैपिटल। ये कर दिया, क्लोज हो गया अकाउंट। लास्ट लेक्चर का जो अपना क्वेश्चन था, एक नंबर क्वेश्चन था, 5 अकाउंट बनवाए थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन को क्या क्या नई चीजें मिली, एक तो देखो जैसे लोन के बारे में आया था, ये पार्टनर का लोन और मिसेज एज लोन। ठीक है ना, तो ये क्या कंफ्यूजन हो जाते बच्चे, तो ये क्या, ये उसकी वाइफ का लोन है और वाइफ पार्टनर है नहीं, आउटसाइडर लोन है, रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, यहां पे ये बात है। गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन बता गई। और उसके बाद अपन ने बताया था जिस असेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो बुक वैल्यू पे पेड कर दे। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी बता दिया जब तक लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो पूरी की पूरी लायबिलिटी में पेड करानी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का एक बार आप रिवीजन करें और जो लास्ट लेक्चर में अपन ने जो क्वेश्चन कराया था एक बार उसका भी रिवीजन करें। ठीक है, सबसे सिंपल चैप्टर है पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।